Hello everyone, myself Anand Srivastava and welcome to my channel Radiation Academy. Today we will start trigonometry which is for class 10th. ठीक है, तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के लिए। ठीक, तो उसमें कुछ बेसिक रूल्स होते हैं या कहते हैं कि कुछ बेसिक टर्म्स हैं एंड टेक्निक्स हैं जो कि पूरे ट्रिग्नोमेट्री में आपका यूज़ होगा। उसको हम पहले देखेंगे कि क्या क्या चीज़ की, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ की हमको ज़रूरत पड़ेगी, वो मैथ्स में वो पहले से हमको जानना एक तरह से ज़रूरी होता है। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको, जैसे पाइथागोरस थ्योरम, फिर एंगल क्या होता है, पॉजिटिव एंगल क्या है, नेगेटिव एंगल क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और क्लॉकवाइज रोटेशन का क्या मतलब होता है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, मतलब कितने तरीके से एंगल्स को मेज़र किया जाता है, वो 3 टाइप्स होते हैं, उसके बारे में हल्का फुल्का सा थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री का ये मीनिंग है, जैसे कि ट्राइगोनो इसका मतलब होता है 3 साइड्स, और मेट्रॉन उसका मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब कि साइड्स का मेजरमेंट करना है हमको। ठीक है, इसी और क्या कहते हैं कि किसी भी कांस्टेंट एंगल के लिए जो साइड्स का रेशियो होता है, उसका जो मेजरमेंट होता है, उसी वो ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत ही आता है। ठीक, तो यही तमाम सारी बातों को पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर अपने टॉपिक पे आएंगे। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। हाँ, और डिस्कशन के बाद जैसे कि आपको जो नोट करना होगा ना, वो सबसे पहले आप इसको नोट करिएगा, पाइथागोरस थ्योरम, देन एंगल का ये पूरा पोर्शन। ठीक, और उसके बाद ये मेजरमेंट। ठीक, 1 बाय 1 करके, और मैं डिस्कस करता जाऊँगा और आप उसको देखते जाइए और ध्यान से सुनते हुए जाइए। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा मतलब एक तरह से एप्लीकेबल होता है केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल के मीन्स उसमें मतलब कोई ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कम से कम 90 डिग्री का होना चाहिए, उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री है, एक एंगल सी है, मतलब एंगल सी आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। इस एंगल सी को हम लोग 2 तरीके से लिखते हैं, एंगल सी और एंगल बी सी ए, या एंगल ए सी बी। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमने मान रखा है थीटा है, कुछ आर्बिट्री एंगल है, मतलब उसका डिग्री हो सकता है 30 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, जो भी हो। तो इतने तरीके से इसको लिख सकते हैं। ये सब आई थिंक आपको ये 7th 8th में आप पढ़ चुके होंगे। ठीक, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा इसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो भी एंगल आप कंसीडर करते हैं एक बार में, चाहे इस एंगल को ले लिया चाहे इस एंगल को ले लिया, अगर आप इस समय इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, उस केस में ठीक इसके सामने वाला जो साइड होता है ना, वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। हमेशा याद रखिए कि जो एंगल हम मतलब कि एक तरह से कंसीडर कर रहे हैं, या सपोज मतलब कि एक तरह से सपोज कर रहे हैं कि ये एंगल ले रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक सामने वाला अपोजिट साइड, और उसके एडजेसेंट वाला साइड हमेशा बेस होता है, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है आपका, हाइपोटेनियस होता है। अगर मान लीजिए मैं एंगल ए को ले लूँ और इसकी वैल्यू को मैं कह दूँ, कंसीडर कर लूँ कि ये फाई है। ठीक है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर बीसी साइड हो जाएगा और बेस आपका ए बी साइड हो जाएगा, और हाइपोटेनियस एज इट इज यही रहेगा। ठीक, तो ये बातें आपको थोड़ा याद रखनी है। ठीक है, और देखिए इसका एक रूल होता है पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम का रूल होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसका जैसे कि एक तरह से मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, इन बातों को आप नोट कर लिए हो तो मैं इसको बस थोड़ा सा इसको रब कर दूंगा। ठीक, अब इसी ट्रायंगल को आप देखिए, सपोज करिए कि इसका साइड में ले लेता हूँ 3 और इसका 4, तो इसका हो जाएगा 5। आप जरा इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 25, 9, 16, तो ये भी आपका 25 आएगा। 25 इज इक्वल टू 25, तो ये क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो आप ऐसे इसको प्रूफ कर सकते हैं, बस ये आपको जानना था, बाकी इसमें कुछ है नहीं। तो यही रूल होता है ट्रिग्नोमेट्री में, मतलब एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल का, और इसका यूज़ कैसे ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे वो क्वेश्चंस में आपको खुद मतलब अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। बस मेरा ये काम था कि मतलब इसको इंट्रोड्यूस कर देना, कि अगर आप भूले भटके भी हो इस मामले में तो थोड़ा आपको याद आ जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट उसी ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कि इसी में एक चीज़ देखिए, हम ट्रायंगल तो बना दिए, बता भी दिए कि पाइथागोरस थ्योरम ही होता है। अब ये एंगल के बारे में, इस एंगल का क्या मतलब होता है, उस एंगल को समझते हैं। देखिए इसमें लिखा है, इफ ए रे रोटेट्स अबाउट फिक्स पॉइंट फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड देन इट जनरेट्स एंगल। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करिए कि ये एक इनिशियल लाइन ये है। ठीक है, इसको हम मतलब ये पूरी को लाइन समझ लीजिए, और इसको हम रोटेट करके कुछ इस फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट हम कर रहे हैं ऐसे, देखिए ऐसे। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला, ये जनरेट जो हो रहा है ना एंगल, इसी को हम एंगल कहते हैं। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोज करिए कोई पॉइंट ए है
और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट यहाँ तक गया बी तक, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? मान लीजिए एस डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो एस डिस्टेंस ट्रेवल किया तो दिस इज द लीनियर डिस्टेंस। अगर एंगुलर डिस्टेंस की मैं बात करूँ तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि रे पहले इनिशियल लाइन ये थी और यहाँ से कुछ टाइम में वो रोटेट करके यहाँ पर पहुँच गई रेस या कोई भी लाइन, तो ये कुछ एंगल जनरेट की कि नहीं की, तो ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्टेंस भी आप कह सकते हैं, इसी को हम एंगल भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ये रे थी यहाँ पे और ये टर्न होके रोटेट होके ऐसे बन गई, यहाँ पे चली आई, तो ये जो जनरेट हुआ ना इसी को एंगल कहते हैं। और जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट किया है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक, तो दिस इज द इनिशियल साइड एंड दिस इज द टर्मिनल साइड, जहाँ मतलब कि इनिशियल साइड जहाँ से स्टार्ट होता है रे और जहाँ पे जाके एंड होता है, इसका रोटेशन खत्म होता है या रुक जाता है, तो उसके बीच में जो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है इसी को एंगल कहते हैं। ठीक है, और जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट होता है ना उसको वर्टेक्स कहते हैं। आई थिंक आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। अब देखिए सेकेंड पॉइंट है टाइप्स ऑफ एंगल ऑन द बेसिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द रे, मतलब कि रे के रोटेशन से, ठीक है, रे के रोटेशन से एंगल कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए पहला होता है पॉजिटिव एंगल, सेकेंड होता है नेगेटिव एंगल। अगर हमारा रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अपने इनिशियल साइड से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो एंगल ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगर वही क्या कहते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन ले रहा है इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड आने में तो वो निगेटिव एंगल होगा। ठीक, जैसे आप इसका एग्जांपल ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम कहें कि 30 डिग्री पॉजिटिव एंगल बनाना है तो एक दिस इज द इनिशियल लाइन, ठीक है, दिस इज इनिशियल लाइन और ये बना आपका एक तरह से 30 डिग्री, ठीक है, दिस इज वर्टेक्स। अगर इसी को हमको कहें निगेटिव बनाना है भैया तो दिस इज ये इनिशियल लाइन एंड दिस इज दिस वन, ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया तो -30 डिग्री, तो ये आपका इनिशियल लाइन हो गया और ये टर्मिनल लाइन हो गया। ठीक, दिस इज टर्मिनल लाइन ऑल्सो। ठीक है, तो दे 30 डिग्री -30 डिग्री हो गया। ये देखिए क्लॉकवाइज रोटेशन इसमें हो रहा है, ठीक है, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। पॉजिटिव मेजरमेंट करेंगे, दिस इज द पॉजिटिव एंगल क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ले रहा है, और ये नेगेटिव एंगल हो जाएगा क्योंकि एंड क्लॉकवाइज रोटेशन ले रहा है। ठीक, तो आई थिंक आपको ये सब चीज़ें बेसिक बातें क्लियर हो गई होंगी। ये मैंने बता ही दिया कि क्या मतलब होता है। अब देखिए एंगल को मेजर करने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है। पहला है सेक्साजेसिमल और इंग्लिश सिस्टम, जिसको कहते हैं जैसे डिग्री में जो आप एंगल मेजर करते हैं, अगर ये नाम भी मतलब आपको अटपटा लगे या टेढ़ा लगे तो इसको आप इंग्लिश सिस्टम भी कह सकते हैं। और डिग्री से आप ये समझ लीजिए कि जैसे कि हम 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री की बात करते हैं ना, वो पहला वाला सिस्टम है ये हमारा इंग्लिश सिस्टम, जिसमें डिग्री में मेजर करते हैं। फिर एक आता है सर्कुलर सिस्टम, जिसमें एंगल को मेजर करते हैं, उसको रेडियन कहते हैं। जब भी एंगल को रेडियन में बात करते हैं मेजरमेंट की कि 30 रेडियन है, 20 रेडियन है, 180 रेडियन है, तो वो सर्कुलर सिस्टम के अंतर्गत आता है, मतलब अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर आता है सेंटीसिमल और फ्रेंच सिस्टम, उसमें ग्रेड्स में मेजर करते हैं। और ये तीनों आपको मतलब एक तरह से नाम है तो आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि आप डिग्री में मेजर कर रहे हैं तो इसको तो जानना जरूरी है। आने वाले क्लास 11th में आप मैथ्स अगर पढ़ेंगे तो रेडियन में भी आपको करने को मिलेगा। और ये भी एक होता है पढ़ने के लिए, जानने के लिए, हालांकि इसका यूज़ कोई नहीं है अभी आपके किसी भी क्लास में, ठीक। तो ये टाइप्स होता है इसका, ठीक है। आप इन सब चीज़ों को पॉज करके जरूर नोट कर लीजिएगा। अब जरा देखिए रिलेशन क्या होता है रेडियन और डिग्री में। रेडियन का मतलब रेडियन कैसे लेते हैं आप जरा देखिए। एक सर्किल लीजिए, ठीक है, और सर्किल के अंदर एक सेंटर है। सेंटर से मान लीजिए कि एक इनिशियल लाइन आपने लिया, ठीक है, इनिशियल लाइन, और ये मतलब अपने पॉइंट ओ के अबाउट रोटेट होके समझिए कि यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ कुछ ना कुछ ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर मान लीजिए एक इसके साथ एक कंडीशन है कि अगर इसका रेडियस r है यहाँ से, और ये जो लेंथ r की ये कवर किया ना, ये लेंथ अगर ये भी r है, तो उस कंडीशन में ये सेंटर पे, सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बनता है ना, वो 1 रेडियन बनता है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये जो लेंथ है इसको हम लोग आर्क लेंथ भी कहते हैं, आर्क लेंथ
ठीक। तो इसका एक फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू L/R। ठीक, इसका क्या मतलब होता है देखिए, यहाँ पे जो एंगल होता है ना, एंगल मेजर इन रेडियन, एंगल इन रेडियन, ये आपका होता है लेंथ ऑफ आर्क, ये आपका होता है रेडियस। ठीक, तो ऐसे कन्वर्ट करते हैं। तो सपोज करिए यहाँ अगर आर में लिख दूँ तो ये 1 ही तो आएगा, तो 1 डिग्री का मतलब 1 रेडियन का एंगल बनता है। ठीक, ये कंडीशन होती है रेडियन के साथ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, रेडियन और डिग्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा रिलेशन होता है। दिस इज पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि पाई की तो कुछ वैल्यू होती है 22/7 या 3.14, बट यहाँ मैं रेडियन की बात कर रहा हूँ, तो पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। इससे आप हमेशा कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में। ठीक, तो ये पॉइंट्स हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ, ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। ठीक है, ये कुछ बेसिक आइडियाज़ थे जो मैंने मतलब आपको दे दिए। और भी बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए, जैसे कि 1 डिग्री का क्या मतलब होता है और कैसे लेते हैं, फिर 1 डिग्री में मिनट्स कैसे होते हैं, सेकेंड्स कैसे होते हैं, 360 डिग्री का 360 डिग्री एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है, तो उसका 1/360th पार्ट में 360 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो 1 डिग्री का एंगल बनाता है। तो तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन बट आपके क्लास के लिए मतलब कोई कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, हायर क्लास जैसे आप 11th क्लास में जाएँ और कुछ और बड़े क्लासेस में तो उसका थोड़ा यूज़ है, लेकिन यहाँ पे कुछ खास उसका यूज़ नहीं है, ना आपके कोर्स में कुछ है, तो इसीलिए मैं उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पे। अब थोड़ा सा मैं मतलब आपको सिमिलर ट्रायंगल्स और उसके बारे में मतलब बात करेंगे कि ये जो साइन कॉस टेन सेक कोसिक आया है ना, वो कहाँ से आया है। अभी आप थोड़ा उसको देख लीजिए कि कहाँ से आया, फिर हम डायरेक्ट ई रेशियोज पे आ जाएंगे। तो ज़रा ध्यान से आप देखिएगा इस चीज़ को। अगर मैं इसको एंगल को थीटा मान लेता हूँ, ठीक है, तो दिस पॉइंट विल बी C, दिस इज B एंड दिस इज A। ठीक, तो अगर मैं कहूँ कि ये थीटा मतलब ये थीटा नहीं, मतलब जो एंगल ये मैंने कंसीडर किया, ये मैंने फिक्स कर दिया है, एकदम कांस्टेंट एंगल इसको मैंने फिक्स कर दिया है, उस केस में जो इसके साइड्स के रेशियो होंगे ना, कोई दो साइड्स के रेशियो जो होंगे वो ऑलवेज कांस्टेंट होंगे। ठीक है, ऑलवेज क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ठीक, तो मैंने क्या, इसका मतलब ये कि AB अपॉन BC इसका कुछ वैल्यू आएगा, वो कांस्टेंट होगा। ठीक, अगर सपोज करिए वो K आ गया तो ओके, कोई बात नहीं, कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी कांस्टेंट आ सकता है। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं कुछ इसमें बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, इसको आप मान लीजिए B डैश और इसको मान लीजिए इस पॉइंट को A डैश। तो देखिए इसमें आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा। एक ट्रायंगल है आपका बड़ा वाला ABC और अदर ट्रायंगल है आपका A डैश B डैश C। दोनों कौन से ट्रायंगल है, बोथ आर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखिए, अब क्या होगा कि जो इसके साइड्स के रेशियो होंगे ना, जैसे कि इस वाले ट्रायंगल को ले लें A डैश B डैश C, इसमें क्या है कि ये वाला एंगल हमारा फिक्स है, कांस्टेंट है, तो इसके सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब बड़े वाले ट्रायंगल में अगर इस एंगल से देखें तो ये वाला परपेंडिकुलर होगा, और इस वाले के लिए ये हाइपोटेनियस A डैश C होगा और बेस B डैश C होगा। बड़े वाले में क्या होगा, BC बेस होगा और हाइपोटेनियस AC होगा। ठीक, तो अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो दोनों ट्रायंगल्स में लूँ तो ये आएगा, बड़े वाले ट्रायंगल का आएगा AB अपॉन BC और दूसरे वाले का आएगा A डैश अपॉन B डैश अपॉन B डैश C। तो ये जो रेशियो होगा ना वो ऑल द टाइम कांस्टेंट होगा, हमेशा ध्यान रखें। इसका रेशियो हो गया, फिर आपका ये रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ले लीजिए AB अपॉन AC, और
आपका क्या बोलते हैं कि छोटे वाले ट्राइंगल में ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी। तो ये मतलब कि कोई भी दो साइड्स लेंगे ना तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग पहले वाले का जो भी साइड्स के दो साइड्स का आप रेशियो लेंगे, पहले वाले ट्रायंगल का जो भी दो साइड्स का रेशियो लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग इसमें भी वही दो साइड्स का जो रेशियो लेंगे तो ऑलवेज वो कांस्टेंट आएगा। ये आप सिमिलर ट्रायंगल्स अगर पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं पढ़े तो आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये अलग अलग मतलब डिफरेंट दो साइड्स का जो रेशियो लेके उसके क्रॉसपॉन्डिंग दूसरे वाले का लेके कर रहे थे और एक फिक्स एंगल के लिए कर रहे थे, तो उस एंगल का हमने कुछ नाम देना शुरू किया। उसी को हम लोग कहते हैं साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसिक। जैसे साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इसके लिए। ठीक, इसके लिए भी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दिस इज साइन थीटा। और छोटे वाले ट्रायंगल में भी अगर हम साइन थीटा लें तो ए डैश बी डैश यानी इसमें भी ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। इसमें देखिए टेन थीटा अगर लें तो ए बी अपॉन बी सी होगा बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और छोटे वाले ट्रायंगल के लिए अगर हम कंसीडर करें परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो दिस इज ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये नामकरण वहीं से आया है कि टेन थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, तमाम सारी जो भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस हैं वो यहीं से निकल के आए हैं। आई थिंक आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो जो भी कांस्टेंट वैल्यूज है, जैसे कि मैं कहूँ अगर मान लीजिए कि ये 3 था और ये बड़ा वाला साइड 4 था, ठीक है, ये 3 4 था, तो अगर मैं कहूँ कि ये वाला साइड 2 हो गया तो इसकी वैल्यूज बताइए। ठीक है, तो आप इसमें इसको रख सकते हैं। यहाँ पे बड़ा वाला कितना था भैया, 3 था, छोटा ये बी सी कितना है भैया, 4 है, ए बी डैश आपको निकालना है, यक्स है, और दूसरा वाला 2 है। तो अब जरा देखिए 6 2 3 जा 6 अपॉन 4 दैट विल इक्वल टू यक्स, यानी कि 2 एंड 3, तो यक्स इज इक्वल टू आएगा पर 3/2। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई। ठीक, तो अब जरा देखिए 3/4 अगर मैं लूँ तो 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे 3 में, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रूल से पहले वाले में 4 और 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा आपका, 4 7 जा 28 और ये कितना 2.75 आई थिंक जो भी आएगा। ठीक, अगर इसी को इस वाले के लिए कंसिडर कर लें, मतलब कि मान लीजिए इसका रेशियो ये हो गया 3/4 तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.75। अब इस वाले के लिए आप चेक करेंगे तो इस वाले का ज़रा देखिए यक्स की वैल्यू कितनी है 3/2 और नीचे कितनी है 2, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आएगा 3/4, तो इसका भी रेशियो तो वही आएगा 0.75। तो आपको बात समझ में आ गया होगा ना कि रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। आई थिंक इतना बहुत इनफ है आपको समझने के लिए अगर आप ध्यान से इसको समझे होंगे तो। ठीक, अब इसको मैं रब करता हूँ, फिर आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर। ओके, तो ये कुछ बेसिक्स आइडिया थे इसके बारे में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले, जो आपकी जानना बहुत ज़रूरी है और जानना भी चाहिए अगर आपको आगे पढ़ने की और इच्छा है तो। क्योंकि मान लीजिए कि बस जितना लिखा है उतना ही का लकीर का फ़कीर बनने से मतलब कुछ होता नहीं है, कुछ मतलब एक्स्ट्रा आपको आना चाहिए। क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन होगा तो मान लीजिए कि स्कूल में जो होता है टीचर्स आपका एग्ज़ाम लेते हो तो लिखा ले लेते हैं कि आपने ये पढ़ाया नहीं पढ़ाया, तो आप वैसा एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन अब जब थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो बहुत सारे एग्जाम्स होंगे जहां आपसे पूछ के कुछ भी एग्जाम नहीं होता, वो अपना क्वेश्चन पुट अप करते हैं, अगर आपको आता है तो आप आंसर करिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसको टी रेशियोस भी कहते हैं। देखिए एक ट्रायंगल बना लीजिए यहाँ पे सबसे पहले, और एक एक करके मैं सबका लिखा देता हूँ आपको। थीटा ए बी सी, दिस इज 90 डिग्री। तो देखिए मैंने कहा था थीटा के सामने जो होता है ना परपेंडिकुलर होता है उसको मैं पी से डिनोट करूंगा, थीटा के पास जो होता है बेस होता है बी से डिनोट करूंगा, इसको एच से डिनोट करूंगा, हाइपोटेनियस को। ओके, तो पहला हमारा है साइन थीटा, तो उसका होता है वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दैट विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ठीक, आप दूसरा देखिए कॉस थीटा, वो होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है बी सी अपॉन ए सी। ठीक, तीसरा होता है आपका टेन थीटा, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, तो इसको लिखते हैं ए बी अपॉन बी सी। फिर आता है कोसिक थीटा,
कोसेक थीटा वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि AC अपॉन AB। ठीक है, फिर आता है आपका पांचवा सेक थीटा, और इसको कहते हैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस। मतलब ये फॉर्मूलेस हैं और ये आपको याद होने भी चाहिए सबके कि साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टैन का, सेक का, कोसेक का एंड कॉट का। तो हाइपोटेनियस AC एंड दिस इज BC। और नेक्स्ट आता है आपका छठा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दिस विल बी इक्वल टू BC अपॉन AB। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना होता है। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इस थीटा की बात करूं, इस एंगल के लिए कहूं लिखने के लिए, तो इसी ट्रायंगल को मैं यहाँ बना देता हूं एक बार, और इस ट्रायंगल के लिए कहता हूं इस तरह से। ठीक है, यहाँ थीटा दिया था, मैं इसका नाम फाई दे देता हूँ। दिस इज A, दिस इज C एंड दिस इज B। ये 90 डिग्री ही रहेगा। तो अभी जब आप इसको लिखेंगे ना तो कुछ और लिखेंगे। देखिए, ये एंगल के लिए कंसीडर कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर यहाँ ये बन जाएगा। अब ये नहीं परपेंडिकुलर रहेगा क्योंकि इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर था, अब इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा का फिर से वही फार्मूला, पर अब मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, मैं डायरेक्ट आपको वैल्यू लिख के दिखा दे रहा हूँ। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर BC अपॉन AC, कॉस थीटा बेस AB अपॉन AC, टैन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दिस इज BC अपॉन AB। ठीक है, एंड कॉस थीटा, और सॉरी नहीं, नॉट कॉस थीटा, दिस इज कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, दिस विल बी इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो AC अपॉन BC। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए। पांचवा भी आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपका पांचवा, यहाँ आप देख सकते हैं पांचवा कोसेक हो गया, सेक, सेक थीटा होगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो AC अपॉन AB, एंड कॉट थीटा आपका होगा, एक मिनट, बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप इसको थीटा नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसको फाई कंसीडर करेंगे क्योंकि फाई एंगल के लिए ले रहे हैं ना, वो मैं पढ़ाते पढ़ाते इसमें फाई, सेक फाई, कॉट फाई, साइन फाई, कॉस फाई, टैन फाई एंड कोसेक फाई। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखिए, कॉट फाई, कॉट फाई क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस विल बी AB एंड परपेंडिकुलर क्या होगा आपका BC हो जाएगा, तो AB अपॉन BC। ठीक, तो दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर ये एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। अगर यहाँ वाला एंगल कंसीडर करेंगे तो सामने वाला परपेंडिकुलर, बगल वाला बेस, और ये हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाला। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको नोट कर लें। ठीक, और एक चीज़ आप ध्यान से अगर इसमें देखें, मैं थोड़ा इसको रब कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लिए हो तो आप, मैं रब कर देता हूँ, आप पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। बेस BC अपॉन AB। ठीक, अच्छा एक चीज़ देखिए, कुछ चीज़ें हैं इसमें, मतलब कि आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो मैं यहाँ लिखता हूँ, साइन थीटा को देखिए, साइन थीटा क्या लिखा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अब मैं साइड का नाम नहीं लिखूंगा। एंड कोसेक थीटा को देखिए, वो लिखा है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, लिखा है यहाँ पे, देख लीजिए आप, हाइपोटेनियस अपॉन। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ, क्योंकि जब ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा तो हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, या कह लें कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा।
एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। और दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर आप लेंगे साइन थीटा इंटू कोसिक थीटा तो इक्वल टू 1 होगा। ठीक, तो ये भी लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसिक थीटा इक्वल टू 1। ठीक, एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। अब मैं बाकियों का लिख दे रहा हूँ, आप ऐसे मतलब करके बाकी का देख लीजिएगा, मतलब एक बार बना के जो मैंने बनाया है। चलिए एक मैं और बना देता हूँ कॉस का। ठीक, तो अब ज़रा ध्यान से देखिए आप कॉस का। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो इसको तो ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप इसको लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। आ गया वही रिलेशन। तो आप यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। एक रिलेशन मिल गया आपको। और यहाँ लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। फिर मैं बाकी का ये रब कर देता हूँ। यहाँ पे एक रिलेशन और मैं लिख दे रहा हूँ, उसको भी आप देख लीजिए। मैं इसको प्रूव नहीं करूँगा। tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। ठीक है, और क्या होता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक, तो ये जो आइडेंटिटी आप पढ़े हैं ना, ये आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। एक तरह से देखिए सब एक दूसरे का रेसिप्रोकल है कि नहीं है, और हमेशा एक दूसरे का रेसिप्रोकल का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। आई थिंक आपको अच्छे से ये सब बात पता होगी। ठीक, तो अब आपको ये चीज़ पता हो गई, ये रिलेशन भी पता हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस इस पे मैं आपको करा देता हूँ, 1-2 क्वेश्चन। थोड़ा मैं मोबाइल का एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ सही है कि नहीं। सही है, हाँ चलिए देखिए। क्वेश्चन करते हैं एक, फिर कुछ और फॉर्मूले बताऊंगा मैं आपको। देखिए सपोज करिए एक ट्रायंगल है। ठीक, ट्रायंगल है तो ये एंगल थीटा है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। ठीक है, अब इसका मान लीजिए कि साइड ये 21 है और ये आपका 29 है। तो आपको बताना है फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्वेश्चन है फाइंड ऑल टी रेशियोज ऑफ ट्रायंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है, इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, नॉट 0, B 90 डिग्री। ठीक है, अब हमारा जो एंगल C है वो थीटा है, गिवन है इतना क्वेश्चन में। तो सॉल्यूशन, ठीक है, अब सॉल्यूशन देखिए। तो पहला मैं कहूँ कि साइन थीटा लगाने से पहले आपको अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये दिस इज हाइपोटेनियस, ये थीटा है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। तो एक बार और लिख दे रहा हूँ बस, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब जरा देखिए 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, तो ए बी परपेंडिकुलर है हमारा, पी स्क्वायर प्लस एंड बी सी 21 का स्क्वायर है। ठीक है, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो दो मेथड्स हैं, या तो आप इसको मल्टीप्लाई मतलब स्क्वायर कर करके नंबर को घटा के फिर अंडर रूट निकाल लीजिए, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, मैं यहाँ बता दूँ आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी
और a माइनस बी। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 29 माइनस 21 और 29 प्लस 21। ठीक, तो यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो पी स्क्वायर आपका आएगा 400, तो पी आएगा √400। ठीक है, तो p इज इक्वल टू आएगा 20। अब आप कह सकते हैं कि सर प्लस माइनस में भी तो आंसर आता है, मतलब एक्चुअली आता है इसका अंडर रूट ऐसे है +-20, लेकिन हमको यहाँ बस पॉजिटिव कंसीडर करना है क्योंकि हम ज़्यादा उसको बहुत सारा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कि एंगल कितना रोटेशन लिया और तमाम सारी बातें। हमको बस पॉजिटिव केस लेना है क्योंकि हमको टी रेशियो निकालने का मतलब टेक्निक सीखना है। ओके, तो दिस इज 20 नाउ। अब साइन थीटा जो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बस एक बार फॉर्मूला लिखते जाइए। तो परपेंडिकुलर भैया 20 है और ये 29 है। कॉस थीटा लिख लीजिए, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। वो कितना हो जाएगा आपका 21/29। फिर आपका टेन थीटा कितना हो जाएगा। अच्छा चलिए ये दो निकाल लिए, मैं अब इसी लगे हाथ एक फॉर्मूला बताता हूँ, प्रूफ भी कर दे रहा हूँ। देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमेशा याद रखिए, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब जरा देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला में मतलब टेन थीटा का क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है कि नहीं होता है भाई। अब यहाँ सबकी वैल्यूज रखिए, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसको जरा सॉल्व करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इंटू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो एच कैंसिल, तो दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, ये टेन थीटा के बराबर आ गया। ठीक, तो आप यहाँ से भी इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं या डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, तो परपेंडिकुलर आपका कितना हो गया भैया, परपेंडिकुलर है आपका 20 एंड दिस इज 21। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा क्या होता है, फॉर्मूला भी यूज कर रहा हूँ और ऐसे भी आप लिख सकते हैं कोसिक थीटा। कोसिक थीटा कैसे निकाल सकते हैं, या तो साइन थीटा 1/sin थीटा वाला फॉर्मूला लगा दीजिए रेसिप्रोकल वाला, तो हो जाए पलट के हो जाएगा 29/20, या रूल लिख दीजिए हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस दिस वन परपेंडिकुलर दिस वन, तब भी आ जाएगा 29/20। ठीक है, फिर आ जाएगा सेक थीटा, तो सेक थीटा को क्या कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कर दीजिए 1/cos थीटा कर दीजिए, तो वो हो जाएगा 29/21। फॉर्मूला लिखना चाहें तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो दिस इज 29/21। ठीक, कॉट थीटा लिखना चाहें, कॉट थीटा लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल करिए या फॉर्मूला लिखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 21/20। ठीक, आई थिंक आपको आ गया होगा। उसी तरह से अगर ये वाला एंगल हो ना, उसके लिए भी निकाल सकते हैं, फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा, हाइपोटेनियस वही रहेगा। तो आप उसको निकाल के जरूर एक बार चेक करिएगा इसको, और आप एक तरह से उसका होमवर्क समझ सकते हैं कि आपको इस एंगल के लिए, मैं इसको होमवर्क में लिख देता हूँ। फॉर एंगल A दिस इज 5। ठीक है, तो इसको आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक, इसको मिटा देते हैं। अब कुछ आइडेंटिटीज़ मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, उन आइडेंटिटीज़ को आपको लर्न करना है, याद रखना है। उससे पहले एक दो बात जो साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उतना याद नहीं कर पाएंगे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन ये और वो, तो इसके लिए एक चीज़ होती है P B P H H B, सबके बीच में अपॉन कर दीजिए। ठीक, ये देखिए ये जो बनेगा ये रहा साइन थीटा, मतलब साइन के लिए थीटा कुछ भी ले सकते हैं, ऊपर वाली एंगल नीचे वाली, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये रहा कॉस थीटा और ये रहा टैन थीटा। ठीक है, आईसी को पलट के लिखिए एच बी पी बी पी,
आप ऑन कर दीजिए, आप ऑन कर दीजिए, आप ऑन कर दीजिए। तो ये रहा आपका कोसेक थीटा। आप मिला लीजिएगा एक बार फॉर्मूला, कोसेक थीटा के लिए, सेक थीटा के लिए और कॉट थीटा के लिए। ठीक, तो इसका एक फार्मूला को मतलब मेरे भी टीचर जब मैं क्लास 9th में पढ़ता था तो उन्होंने बताया था, तो मुझे याद था, तो मैंने आपको भी बता दिया। बहुत सारे टीचर्स ये बताते हैं, मतलब एक तरह से बहुत जनरल है, मतलब कि सब लोग जानते हैं इसको। तो इसको बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हाइपोटेनियस बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो उसका सबका पहला अल्फ़ाबेट आप ले ले, पी एच बी एच एंड पी बी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो इसको पूरा पढ़ेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो पी बाई एच, बी बाई एच एंड पी बाई बी। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखिए। इसको याद रखने से ये आसान हो जाएगा आपके लिए, पी बी पी अपॉन एच एच बी। अब आज के क्लास में हम थोड़ा बस एक आइडेंटिटीज़ को देखें, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलेस हैं उसको देखेंगे बस, और वही हमारा आखिरी होगा। देखिए, तो फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ भी करेंगे। पहला, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो इसको लिख दीजिए, मैं लिख ले रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको हमेशा लर्न रखिए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तीसरा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वो कोसिक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अब तीनों को मैं एक बार प्रूफ कर देता हूँ। ठीक, तो थोड़ा तो देखिए, तीनों को मैं प्रूफ करने के लिए क्या करूँगा, ये तीनों को अब पहले मैं मार्क कर दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक, इसको आप याद रखिए। अब देखिए मैं कैसे प्रूव करता हूँ इसको। एक ट्रायंगल बनाइए 90 डिग्री, ये थीटा रखिए, ये सी है, ये बी है, ये ए है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। तो पाइथागोरस थ्योरम लिख लीजिए सबसे पहले, पी स्क्वायर इज इक्वल टू, नॉट पी स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अभी मैंने पहले शुरू में ही बताया था, दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। तो पहले आइडेंटिटी लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमने देखिए, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, तो ज़रा देखिए, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो देखिए एलसीएम सेम है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से एच स्क्वायर किसके बराबर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, एच स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ना एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो ये कैंसिल होकर कितना आया, 1 आया। तो क्या मिला हमको, एल एच एस आर एच एस के बराबर है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर पॉज करके नोट करिए, मैं थोड़ा बिट रब करके नेक्स्ट प्रूफ करता हूँ। फिर देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो सेक थीटा की पहले सेक थीटा लिख देते हैं। सेक थीटा किसके बराबर होगा, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक, स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होगा, या यूं कह लें एच बाई बी का होल स्क्वायर होगा उसी के बराबर तो लाना है। तो ज़रा देखिए 1 प्लस tan की जगह परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर, सॉल्व करिए। 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर पी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का सम किसके बराबर है, एच स्क्वायर के। तो
एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये है नहीं एच बाई बी का होल स्क्वायर, तो एच बाई बी किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर ही तो होता है, तो ये प्रूफ नहीं हो गया, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ये भी प्रूफ हो गया। तो आप इसको भी लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। अब नेक्स्ट वाला मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप प्रूफ करके एक बार चेक करिएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो ये सब इसकी आइडेंटिटीज हैं, ठीक। तो इस क्लास में बस इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, सारे क्वेश्चंस करेंगे। NCERT में होंगे, चाहे RD शर्मा चाहे RS अग्रवाल में जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, मतलब एक तरह से कहें जितना पॉसिबल हो सकेगा यहाँ पे करना, और अच्छे क्वेश्चंस जो थोड़े से स्टैंडर्ड लेवल के हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और आपको मैंने बताना भूल गया कि अगर आपको कुछ भी डाउट हो ना, मैथ्स में या फिजिक्स में कुछ भी डाउट हो इस क्लास के मेरे लेक्चर के रिकॉर्डिंग, कुछ भी प्रॉब्लम, लेक्चर मतलब जो रिकॉर्ड करके मैं शूट करके मतलब आपको दे रहा हूँ, इसमें कुछ डाउट्स हो पढ़ाने में और कुछ क्वेश्चन आपको पूछना है अगर, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल ID है radiation academy 007 @gmail.com। तो ये बस इसलिए कि मतलब आपको कुछ भी क्वेश्चन मतलब क्योरीज हो, डाउट्स हो, तो आप मुझे मेल करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर मतलब कि लेक्चर में या देने की या मेल पे जवाब देने की। अगर ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस आप भेजेंगे और मतलब पूछेंगे तो मैं उसको डायरेक्टली मतलब यहाँ पे मतलब सॉल्व करने की कोशिश करूँगा वीडियो में ही, मतलब अपने लेक्चर में ही, तो आप सब लोग उसको समझ सकेंगे। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।